हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम पढ़ चुके थे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में आप पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चलते हैं नए टॉपिक को शुरू करते हैं। और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कल पढ़ाए थे उसका रिवीजन करा देता हूं मैं आपको, और जो भी आपके डाउट्स है उसको भी साथ में लेके हुए चलता हूं। ठीक है, तो ध्यान देंगे बोर्ड पर। कल बच्चों मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। ठीक है, तो उसमें से आप सभी बच्चों ने उसके आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, बस 3-4 बच्चों के आंसर गलत थे। तो आइए देख लेते हैं मगध साम्राज्य पर किस किस राजवंशों ने शासन किया था। इसे बच्चों एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे। एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है? हसीन मासुका। ठीक है, ट्रिक क्या है? हसीन मासुका 7। याद कैसे रखना है आपको इसे? कि मगध साम्राज्य में 7 हसीन मासुकाएं रहती हैं। ठीक है, मगध साम्राज्य में 7 हसीन मासुकाएं रहती हैं। बिल्कुल भी आपको इसे माइंड नहीं करना है, बस एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको ये चीजें याद रहेंगी। अब ध्यान रखेंगे, ह से क्या हो जाएगा आपका? हर्यक वंश। ह से क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। ठीक है, स से आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, न से आपका हो जाएगा नंद वंश। नंद वंश। ठीक है, म से क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखेंगे, हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, और म से आपका क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। ठीक है, म से क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। स से क्या हो जाएगा? सु से शुंग वंश। शुंग वंश। और क से आपका हो जाएगा कण्व वंश। कण्व वंश। और 7 से आपका हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। ठीक है, जब मैं आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन आपको करा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश मैंने आपको बताया था। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की मौर्य वंश के किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, और जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था उस टाइम कहीं ना कहीं ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हो रहा था। तो ये ब्राह्मण वंश के शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल मिला जो है कि मगध साम्राज्य में टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। आपको ये चीजें आपको पढ़नी है मगध साम्राज्य में, जो कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके आंसर कौन से हो जाएंगे आपको ध्यान रखेंगे। नंदवंश कहां से देखने? नंदवंश यहाँ पे है। हर्यक वंश की बात करूं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शिशुनाग वंश की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें कौन सा वंश देखने को नहीं मिल रहा है? गुप्त वंश। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुप्त वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। ठीक है, गुप्त वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। गुप्त वंश को कहां पढ़ेंगे बच्चों? हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको चीज समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। कल क्या क्या हमने पढ़ लिया था? कल बच्चों हमने सबसे पहले जाना था इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है, और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कौन सा बुक इनके द्वारा लिखा गया था? हिस्टोरिका नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको हिस्ट्री के डिवीजन के बारे में बताया था, इतिहास के विभाजन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ध्यान देंगे बोर्ड पर। लेखन कला के आधार पर इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल, इसमें रिटन एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं तो इसमें रिटन एविडेंस देखने को तो मिलते हैं, पर उस रिटन एविडेंस को पढ़ा अभी तक नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद आज ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एविडेंस देखने को मिलती है और इसे पढ़ भी लिया गया है, इसे हम आगे समझेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ा है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए थे। आगे ध्यान देंगे, आगे मैंने आपको बताया था पुरापाषाण काल के बारे में।
जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था मनुष्य खानाबदोश की तरह कार्य करता था, खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य करता था, या फिर अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो मनुष्य आखेटक था, क्या था, शिकारी था। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य को शिकार का अल्प ज्ञान था, क्या था, शिकार का अल्प ज्ञान, कच्चा मांस खाया करता था, मतलब गुफाओं में रहने लगे थे मानव। सबसे बड़ा आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था। ठीक है, मनुष्य ने चित्रकारी करना भी इसी काल में प्रारंभ कर दिया था। उसके साक्ष्य में कहाँ से देखने को मिलते हैं, भीमबेटका की गुफा, ये कहाँ पे है, रायसेन मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था औजार के बारे में बताया था, टूल्स के इनके बारे में बताया था। उन्होंने चॉपर, हैंड एक्स, ब्लेड हो गया आपका ब्लड, ठीक है, ब्लेड हो गया, और एक था हार्पून। ठीक है, ये क्या है, हार्पून। हार्पून की बात करूँ तो फिशिंग के लिए हार्पून का यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद नाइफ के बारे में मैंने आपको बताया था, स्क्रैपर के बारे में मैंने आपको बताया था कि शार्प करने के लिए स्क्रैपर का यूज करते थे। फिर उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि होमोसेपियंस आधुनिक मानव का उदय भी पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल के किस भाग में, उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत इनका उदय हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे मध्य पाषाण काल के बारे में बात किया था, जिसमें सबसे पहले मनुष्य ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, और पशुपालन में भी सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। इसके साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान जो कि बागौर में है। ठीक है, उसके बाद मनुष्य ने छोटे उपकरणों का यूज करना शुरू किया। छोटे मतलब माइक्रोलिथिक, जो कि छोटे होते हैं, माइक्रोलिथिक औजारों को इन्होंने यूज करना शुरू किया, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य ने तीर कमान का प्रयोग करना भी इसी काल में सीख लिया था। फिर उसके बाद अंत्येष्टि मतलब कि दाह संस्कार करना भी मनुष्य ने इसी काल में सीखा। अब एक बच्ची का प्रश्न ये था, सर कि दाह संस्कार क्या होता है? तो मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, जिसमें से लास्ट कौन सा है आपका, दाह संस्कार। जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाने के लिए लेके जाया जाता है। तो मनुष्य की मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाना ही क्या होता है, दाह संस्कार कहा जाता है। ये आप कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आप वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, वहां पे मैं आपको 16 जो भी दाह संस्कार है, 16 के 16 संस्कार मैं आपको वहां पे एक तरफ लिखवा दूंगा। उसके बाद मैंने बात किया था मानव के कंकाल मिलना मध्य पाषाण काल से भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक बच्चे का प्रश्न था, सर मानव के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बच्चे मानव के कंकाल की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग जगह से प्राप्त हुए हैं, इसलिए एग्जाम में इस तरह से आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि मानव के कंकाल किस जगह से प्राप्त हुए। फिर भी मैं आपको अलग पेज में आपको लिखवा दूंगा, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मैंने आपसे बात किया था नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मैंने आपको क्या बताया था, नव पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कृषि का विकास यहाँ पे हो गया। जब कृषि का विकास हुआ तो मानव अस्थायी निवास करेंगे, अस्थायी रूप से रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, कृषि का विकास मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था अस्थायी निवास हो गया इनका। कृषि का जब विकास हुआ तो इन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ इन्होंने फसल उगाना शुरू किया। ठीक है, इसके साक्ष्य में कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो इसके साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि कहाँ पे, पाकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था चावल के साक्ष्य भी कोल्डी हवा प्रयागराज से देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कपास के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं। कपास के साक्ष्य की बात करूं तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आग का उपयोग करना मनुष्य ने नव पाषाण काल में सीखा। हालांकि आविष्कार तो उन्होंने आग के बारे में जान लिया था पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसका उपयोग करना कब सीखा, नव पाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, मनुष्य ने कुंभकारी करना यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल में उन्होंने शुरू कर दिया था। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। आगे फिर मैंने आपको बात किया था ताम्र पाषाण काल की। किसकी, ताम्र पाषाण काल की। जब मनुष्य ने तांबे की खोज किया उसी काल को ताम्र पाषाण काल के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने तांबे की खोज की। ठीक है, सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तांबा। ठीक है, फिर मैंने आपसे बताया था ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है, इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंतर्गत। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो कि मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे। अब ध्यान रखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है और उसका स्थान है मैं आपको एक साथ लिखवा देता हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो चलेंगे, एक साइड आप हेडिंग डालेंगे क्या, एक साइड लिखेंगे आप साक्ष्य, एक साइड लिखेंगे साक्ष्य यानी कि एविडेंस। ठीक है, एविडेंस। दूसरे साइड लिखेंगे आप स्थान, जिस जगह से वो मिले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले साक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो इसके हमें एविडेंस कहां से प्राप्त होते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले आग। क्या लिखेंगे, आग। आग के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, चाऊ, जू,
कोजियन, चाओजू कोजियन। ठीक है, ये कहाँ पे है? देखने में चाइनीज लग रहा है शब्द, देखने में चाइनीज शब्द प्रतीत हो रहा है, तो कहाँ पे है? चीन। ठीक है, चीन। फिर उसके बाद मैंने आपसे बात किया था हैंड एक्स। हैंड एक्स मैंने आपको बताया था। उपकरण की बात करूं तो हैंड एक्स मैंने आपको बताया था, हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स की अगर मैं बात करूं, ये कहां से प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे अतिरम पक्कम। कहां से? अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम। ठीक है, अतिरम पक्कम। ये कहां पे है? यह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे बात की थी चित्रकारी के बारे में, मैंने आपको बताया था। उससे पहले मैंने आपको बताया था चॉपर। ठीक है, चॉपर, चॉपर जिसे पेबुल उपकरण भी कहते हैं। ठीक है, चॉपर पेबुल उपकरण की अगर मैं बात करूं, पेबुल उपकरण, ये कहां से देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं सोहन घाटी। कहां से? सोहन घाटी, सोहन घाटी। सोहन घाटी कहां पे है? सोहन घाटी की बात करूं तो पंजाब, वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे बात किया था चित्रकारी। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। चित्रकारी की अगर मैं बात करूं, चित्रकारी, चित्रकारी मनुष्य ने चित्रकारी करना कब प्रारंभ किया? पूरा पाषाण काल में। कहां से देखने को मिलता है? भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। ठीक है, ये कहां पे है? ये रायसेन मध्य प्रदेश। कहां पे है? रायसेन मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना चीज याद रखेंगे। आग चाओजू कोजियन चीन से प्राप्त हुआ। हैंड एक्स की बात करूं, अतिरम पक्कम तमिलनाडु। चॉपर पेबुल उपकरण की बात करूं, सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, चित्रकारी की बात करूं तो भीमबेटका की गुफा, रायसेन मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे। उसके बाद बात करूं मैं अगर मैं पशुओं के उपकरण। ठीक है, पशुओं के अवशेष। अगर मैं बात करूं पशुओं के अवशेष हमें कहां से देखने को मिलते हैं? ठीक है, पशुओं के अवशेष, पशुओं के अवशेष ये देखने को मिलते हैं बेलन घाटी से। कहां से? बेलन घाटी। अब ये बेलन घाटी कहां पे है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। कहां पे? मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं मानव के कंकाल, जो कि मैंने आपको बताया मध्य पाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं, तो मानव के कंकाल कहां कहां से में प्राप्त हुए हैं? मानव के कंकाल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले भीमबेटका की गुफा से 2 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक किसी बच्चे की कंकाल है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। यहां से कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? 2। ठीक है, 2 कंकाल। कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? 2 कंकाल यहां से प्राप्त हुए हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो महदहा। ठीक है, महदहा, महदहा, महदहा कहां है? उत्तर प्रदेश। यहां से कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? यहां से 28 कंकाल यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सराय नाहर, सराय नाहर, सराय नाहर यूपी। यहां से कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? 11 कंकाल, 11 कंकाल। उसके बाद अगर मैं बात करूं लंघनाज गुजरात। क्या है? लंघनाज गुजरात। ठीक है, यहां से 14 से 15 कंकाल। ठीक है, कहीं कहीं आपको 14 देखने को मिलेंगे, कहां कहां, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 15 कंकाल देखने को मिलेंगे आपको।
ये थी टोटल, जहां से मानव के कंकाल, यहाँ से और भी कंकाल प्राप्त हुए हैं जो कि आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मानव के कंकाल किस काल से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अगर मैं अगले एविडेंस पशुपालन की बात करूं, कौन सा? पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। कितने मार्क्स? 6 नंबर तक हो गए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं पशुपालन, पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? आदमगढ़, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। और कहाँ से पशुपालन के साक्ष्य में मिलते हैं? तो बागौर से मिलते हैं। कहाँ से? बागौर से मिलते हैं। बागौर कहाँ पे? राजस्थान, ठीक है। पशुपालन के एविडेंस आपको समझ में आए? आदमगढ़, मध्य प्रदेश, बागौर, राजस्थान। अगर मैं बात करूँ बागौर, ठीक है, राजस्थान के बागौर से और क्या क्या हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं, तो बात करूँ अगर मैं कच्चे मकान, ठीक है, कच्चे मकान के साक्ष्य, कच्चे मकान के साक्ष्य। और मैं एक बात करूं अगर मैं मध्य पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन हड्डियों के उपकरण, ठीक है, हड्डियों के उपकरण, ये दोनों हमें कहां से मिलते हैं? ये दोनों भी हमें राजस्थान से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं, बागौर, ठीक है, ये भी कहां से? बागौर, ठीक है, बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान। ये 3 चीजें आपको पशुपालन के साक्ष्य, कच्चे मकान के साक्ष्य और मध्य पाषाणकालीन हड्डियों के उपकरण, ठीक है, कहां से मिलते हैं? बागौर, राजस्थान से। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट कौन से एविडेंस मिलते हैं हमें? नेक्स्ट कौन से एविडेंस मिलते हैं? अगर मैं बात करूं मध्य पाषाणकालीन हिरण के सींग की माला, ठीक है, मध्य पाषाणकालीन हिरण के सींग की माला, ठीक है, कौन सा? हिरण के सींग की माला, सींग की माला, ये कहां से प्राप्त होता है हमें? ये प्राप्त होता है महदहा से, ठीक है। कहां से? महदहा। महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है महदहा, ठीक है। 10वां पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। मध्य पाषाणकालीन हिरण के सींग की माला कहां से प्राप्त होती है? महदहा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे चलें, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर मैं बात करूं मानव की खोपड़ी, ठीक है, अगर मैं बात करूं मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो लिखेंगे बोर्ड पे, ध्यान देंगे। मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं हथनौरा, ठीक है, हथनौरा। हथनौरा नर्मदा घाटी से मिलता है, ठीक है, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, ठीक है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ठीक है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए, इतने एविडेंस आपको समझ में आ गए कहाँ कहाँ से मिले हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो है टेरी टीला। कौन सा है? टेरी टीला, ठीक है, टेरी टीला। टेरी टीला का क्या मतलब होता है? बालू का टीला, ठीक है। टेरी टीला का मतलब होता है बालू का टीला, बालू का टीला। अब टीला मतलब क्या होता है? जब रेत इकट्ठे होकर के एक पर्वतनुमा या फिर ऊंची बन जाती है, एक ऊंचा आकार बन जाता है उसका, उसे कहते हैं टीला, ठीक है। अब ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है तमिलनाडु से, तमिलनाडु से, ठीक है। ये चीजें कहां से प्राप्त हुई हैं? तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपका?
मानव की खोपड़ी याद रखेंगे आप, ठीक है। हिरण के सींग भी आप याद रखना है आपको। पशुपालन के साक्ष्य भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट खास करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एविडेंस कौन सा है, नेक्स्ट एविडेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एविडेंस कृषि के साक्ष्य, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कृषि के साक्ष्य में कहां से मिलते हैं? कृषि के साक्ष्य जिसमें से गेहूं, ठीक है, जिसमें से अगर मैं बात करूं गेहूं और जौ की, गेहूं और जौ की बात करूं तो कहां से मिलता है ये? मेहरगढ़, ठीक है। कहां से मिलता है? मेहरगढ़। कहां पे है ये? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन से प्रांत में? बलूचिस्तान, ठीक है। कहां पे है? बलूचिस्तान। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। कृषि के साक्ष्य गेहूं और जौ, मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था? चावल के साक्ष्य मैंने आपको बताए थे, ठीक है। चावल के साक्ष्य मैंने आपको बताए थे। चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? ठीक है, चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कोल्डी हवा से, ठीक है। कहां से? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहां पे है? प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज से प्राप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहां से प्राप्त हुए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखेंगे इसे। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहां से प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखिए, ये प्राप्त हुआ है पाटन, ठीक है, पाटन, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसे? पाटन, ठीक है। कहां पे है ये? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके जेईई के एग्जाम में पूछा गया है। पूछा किस तरह से गया था? शुतुरमुर्ग पुरा पाषाण काल में पाए जाते थे, ठीक है। शुतुरमुर्ग पुरा पाषाण काल में पाए जाते थे। उनमें से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहां से प्राप्त हुए? तो आपका जवाब क्या रहेगा? पाटन, महाराष्ट्र, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे ध्यान देंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, आगे ध्यान देंगे। 4-5 इंपॉर्टेंट आपके एविडेंस और बचे हैं, एक बार वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो ध्यान देंगे बोर्ड पर, कितना हो गया था? 15, ठीक है, ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एविडेंस, कपास की, अगर मैं साक्ष्य की बात करूं, कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती, कपास की खेती। अगर मैं बात करूं कपास की खेती, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, कहां से? मेहरगढ़, ठीक है। कहां से? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां से? बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, ये लिख लेंगे, मेहरगढ़ पाकिस्तान से। उसके बाद में बात करूं अगर गोलेकार झोपड़ी, ठीक है, गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य में कहां से प्राप्त होते हैं? गोलाकार झोपड़ी, गोलाकार गोलाकार झोपड़ी, गोलाकार झोपड़ी के एविडेंस हमें कहां से प्राप्त होते हैं? अगर गोलेकार झोपड़ी की बात करूं तो कहां से? महदहा, महदहा उत्तर प्रदेश, ठीक है, महदहा उत्तर प्रदेश। अगर मैं बात करूं 5 कमरे वाले मकान, ठीक है, 5 कमरे वाले मकान के एविडेंस हमें कहां से प्राप्त होते हैं? ध्यान देंगे, 5 कमरे वाले मकान, कमरे वाले मकान, इसके एविडेंस हमें कहां से प्राप्त होते हैं? इसके एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं इनाम गांव, महाराष्ट्र से। कहां से? इनाम गांव, इनाम गांव, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखेंगे इसे। 5 कमरे वाले,
इनाम गांव महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, गर्त आवास के साक्ष्य में कहां से प्राप्त होते हैं? गर्त आवास। गर्त आवास का क्या मतलब होता है? गड्ढे खोदकर, जमीन में गड्ढे खोद करके घर बनाना। ठीक है, गर्त आवास के में एविडेंस कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसके एविडेंस में प्राप्त होते हैं बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम ये कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। ठीक है, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य ये हमें कहां से प्राप्त होता है? ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है बुर्ज होम। कहां से? बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर मैं बात करूं गर्त आवास और मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो दोनों के दोनों बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से में प्राप्त होते हैं। ठीक है, जितने भी एविडेंस हमने पढ़ा है, जितने भी एविडेंस मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं दोबारा से, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया आग के बारे में। आग के एविडेंस कहां से प्राप्त होते हैं? चाओजू कोजियन, कहां पे? चीन से। ठीक है, हैंड एक्स के हमें एविडेंस कहां से प्राप्त होते हैं? अतिरमपक्कम, तमिलनाडु से। चॉपर पेबुल उपकरण के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? सोहन घाटी। सोहन घाटी कहां है? वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, चित्रकारी की अगर मैं बात करूं, चित्रकारी कहां से प्राप्त होता है? भीमबेटका, कहां पे है? मध्य प्रदेश, रायसेन में। ठीक है, पशुओं के अवशेष की बात करूं तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से में प्राप्त होता है, बेलन घाटी। ठीक है, मानव के कंकाल मैंने आपको बताया कि कई स्थान से प्राप्त होते हैं, जैसे कि भीमबेटका की गुफा से 2 कंकाल, महदहा उत्तर प्रदेश से 28 कंकाल, सरायनहार उत्तर प्रदेश से 11 कंकाल और लंगनाज गुजरात से 15 कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे फिर मैंने आपको क्या बताया? पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर से। ठीक है, बागौर कहां है? राजस्थान में। कच्चे मकान के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? बागौर राजस्थान से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन हड्डियों के उपकरण कहां से प्राप्त होते हैं? बागौर राजस्थान से। अगर मैं बात करूं मध्य पाषाणकालीन हिरण के सींग की माला कहां से प्राप्त होती है? मैदान उत्तर प्रदेश से। अगर आपसे यही पूछा जाए कि नव पाषाणकालीन हिरण के साक्ष्य, ठीक है, नव पाषाणकालीन हिरण के साक्ष्य या हड्डियों के उपकरण कहां से प्राप्त होते हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? चिराग, बिहार से। ठीक है, अगर मैं बात करूं मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? हथनौरा, नर्मदा घाटी। ठीक है, कहां पे? मध्य प्रदेश। टेरी टीला यानी बालू के जो टीले होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होता है तमिलनाडु से। कितने टीले टोटल प्राप्त हुए हैं? तो टोटल टीले की संख्या की बात करूंगा मैं, तो टोटल कितने प्राप्त हुए? 11। ठीक है, कितने? 11। उसके बाद मैंने आपको बताया था कृषि के साक्ष्य, गेहूं और जौ, मेहरगढ़, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, चावल के साक्ष्य मैंने आपको बताया कोल्डी हवा, प्रयागराज से। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहां से? पाटन या फिर क्या बोल देते हैं? पटने, महाराष्ट्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? पाटन या पटने, महाराष्ट्र से। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कपास की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़, गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य महधा उत्तर प्रदेश, 5 कमरों वाले मकान के साक्ष्य इनामगांव महाराष्ट्र। फिर मैंने आपको बताया गर्त आवास यानी कि बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब इसमें से ध्यान देंगे इंपॉर्टेंस आपके लिए कौन कौन सा होने वाला है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आपको ये याद ही करने हैं। ठीक है, आप इसे याद करके रखेंगे इन दोनों को। ठीक है, उसके बाद ये याद रखेंगे। ठीक है, और जो कि मैंने आपको यहाँ से ये चीज तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, हैंड एक्स हो गया, चित्रकारी हो गया, इतना चीज आपको याद रखने ही रखने हैं, बाकी और सारे भी आपको याद करने हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक बीसी और एडी की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बीसी और क्या होता है एडी। तो ध्यान देंगे, तो आइए समझते हैं क्या होता है एडी और क्या होता है बीसी। आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले ही ऑलरेडी ये पता होगा क्या होता है बीसी और एडी, लेकिन जिनको नहीं पता है और जिनको पता है वो भी ध्यान से देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए एडी और बीसी? क्योंकि आपके एसएससी जेई के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई लाइन है
लाइन किस चीज़ की है, यह है टाइम पीरियड, यह है कोई टाइम पीरियड, ठीक है, ये कोई टाइम पीरियड हो गया। अब हम मान लेते हैं कि किसी न किसी समय में ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा, ठीक है, किसी न किसी समय में ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। हम उनके जन्म पीरियड को क्या मान लेते हैं, 0, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के समय को हम क्या मान लेते हैं, 0, ठीक है। मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, 0 टाइम पीरियड में, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब क्या ध्यान देना है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, एडी। बाद का समय क्या कहलाता है, एडी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, ठीक है, क्या होता है, एनो डोमिनी, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, ईसा लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, ईसवी लिख देते हैं, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ईसवी लिख देते हैं, सॉरी ईसा नहीं, ईसवी लिख देते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से ईसवी लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनो डोमिनी, या शॉर्ट फॉर्म में ईसवी बोल देते हैं, ठीक है। अब जन्म के बाद का समय देखेंगे किस तरह से, मान लीजिए ये 0 टाइम पीरियड में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से टाइम पीरियड बढ़ रहा होगा, 1 आया होगा, ठीक है, 10 इस तरह से आया होगा, 100 आया होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए बढ़ता गया होगा। अगर मैं अब टाइम पीरियड की, उस टाइम पीरियड की बात करूं जो चीज़ आपको पता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 712, मैंने सिलेबस डिस्कशन में बताया था 712 एडी में क्या हुआ था, 712 एडी में मुस्लिम आक्रमण हुए थे, ठीक है, मुस्लिम आक्रमण हुए थे। अगर इसके और बात की बात करूं तो 1191 तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है, तराइन का युद्ध हुआ था। और मैं बात करूं 1857 की क्रांति, जो कि मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है, ये भी टाइम घटित हुआ है, ठीक है। अगर मैं उसके बाद के समय की बात करूं, हमारे 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। अगर मैं आज के टाइम पीरियड की बात करूं, सन 2023, ठीक है, 2023, मतलब कि यह है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, जिस तरह से ये जन्म का टाइम इनके पीरियड बढ़ रहा है, देखो 0, 1, 10 इस तरह से बढ़ता हुआ टाइम क्या कहलाता है, एडी कहलाता है। मतलब इनका क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। किस तरह से याद रखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है, 0, 1, 10, 712, 1191, 1857 इस तरह से। तो कैसे याद रखेंगे, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। एक चीज और यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, इस एडी को, ठीक है, एनो डोमिनी को किस और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सीई कॉमन एरा के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सीई। तो यहाँ पे लिखेंगे एडी को हम सी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एडी को हम, एडी को सी भी कहा जाता है, ठीक है, सी भी कहते हैं, सी भी कहते हैं। और सी का फुल फॉर्म क्या है, अगर सी के फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या है, कॉमन एरा, ठीक है, क्या है, कॉमन एरा। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अब बात करते हैं बीसी क्या होता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है, बीसी कहलाता है। ध्यान देंगे किस तरह से, अगर मैं बात करूं इधर से, अगर मैं इधर से पीछे बढ़ूंगा, ठीक है, इधर 0 है तो इस साइड भी टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है, 1 हुआ होगा इस तरह से, ठीक है, 10 हुआ होगा, 100 इस तरह से जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद बात करूं, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए बढ़ता जाएगा। अब मैं आपके जो टाइम पीरियड आपको पता है उसकी बात बताता हूं, ठीक है। आप सभी को पता है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था,
563 बीसी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। ठीक है, अगर मैं बात करूं महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देने योग्य क्या है, यहाँ पे 563 में उनका जन्म हुआ, ठीक है, लेकिन मृत्यु कब हुई है? 483 में। ध्यान देंगे इस चीज को, ये चीज घट रहा है, मतलब 563 में उन्होंने जन्म लिया, 483 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस चीज और आगे किस तरह समझेंगे। अगर मैं बात करूं सिकंदर के आक्रमण की, सिकंदर पे भारत का आक्रमण, भारत का सिकंदर पे आक्रमण कब हुआ? 326। सिकंदर में भारत पे आक्रमण कब किया था? 326 बीसी में। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईस्वी में। ठीक है, 323 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। 323 बीसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? 321 बीसी में बैठा था। ठीक है, 321 बीसी में बैठा था। तो ध्यान देंगे इस चीज को, ये चीज उल्टा आ रहा है। ठीक है, टाइम देखेंगे तो घट रहा है, इस तरह से टाइम किस तरह से घट रहा है, तो इसको किस तरह से समझेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे, चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु। यहां पे क्या लिखेंगे? सिकंदर का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, आक्रमण। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु, मृत्यु। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म। तो ध्यान देंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी कहलाता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है? बीसी कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बीसी का फुल फॉर्म, बीसी यहां पे समझा रहा हूं, बीसी इसे कहते हैं बिफोर, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। स्पेलिंग ध्यान देख लेंगे, शायद स्पेलिंग गलत हो सकता है तो इसे सुधार लेंगे आप। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान देंगे, CHRIST, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय BC, बिफोर क्राइस्ट। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम से जाना जाता है BCE। ठीक है, BCE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एडी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। बीसी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, यानी कि घटता हुआ क्रम। टाइम पीरियड घट रहा है ना, देखिए 563, 540, 483 इस तरह से घट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? घटता हुआ क्रम। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान से एक बार समझ लेंगे। आपको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लेना है आपको, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अब आगे हम पढ़ेंगे मानव का क्रमिक विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अब ह्यूमन इवोल्यूशन को समझते हैं। तो बच्चों, मानव के विकास से पहले, मानव के विकास से पहले आप सभी को पता है कि धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। धरती पर डायनासोर का राज था। अगर मैं बात करूं कब रहा करते थे डायनासोर धरती पर, तो उनके धरती पर रहने का टाइम पीरियड है 265 मिलियन साल पहले। ठीक है, समझते हैं इसको, ध्यान देंगे बोर्ड पर।
अलग पेज में समझा देता हूं मैं आपको। अगर डायनासोर की युग की बात करूं मैं, तो डायनासोर की युग की अगर मैं बात करूं तो 265 मिलियन साल पहले रहते थे, ठीक है, 265 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। उस युग को क्या कहते हैं, अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं आपको तो 26.5 करोड़ वर्ष, ठीक है, 26.5 करोड़ वर्ष। मतलब कि 26.5 करोड़ वर्ष पहले धरती पर डायनासोर हुआ करते थे और इनके युग को, इनके काल को क्या कहते हैं हम, मेसोजोइक युग, मेसोजोइक एरा, ठीक है। क्या कहते हैं, मेसोजोइक एरा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से आपके एक एसएससी जेईई के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान देंगे, 265 मिलियन साल पहले धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इनके युग को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन से, ध्यान देंगे बोर्ड पर। इनके युग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, वो युग कौन कौन सा है, तो पहला है ट्रियासिक, ठीक है। पहला कौन सा है, ट्रियासिक। पहला कौन सा है, ट्रियासिक। हिंदी में ही इसे ट्रियासिक लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में भी ट्रियासिक ही लिखेंगे आप इसे। पहला कौन सा है, ट्रियासिक। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा युग कौन सा है, दूसरा युग है इनका ज्यूरासिक, ज्यूरासिक, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ज्यूरासिक, ज्यूरासिक। तीसरा युग कौन सा है, तीसरा युग है इनका क्रीटेशियस। तीसरा कौन सा है, क्रीटेशियस, ठीक है, क्रीटेशियस, 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 ठीक है। स्पेलिंग एक बार आप देख लेंगे, क्रीटेशियस, समझेंगे। डायनासोर का युग मेसोजोइक एरा, ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, ट्रियासिक, ज्यूरासिक और क्रीटेशियस। क्रीटेशियस युग के अंत में, ठीक है, क्रीटेशियस पीरियड के अंत में, क्रीटेशियस पीरियड के अंत में डायनासोर का अंत हो गया, ठीक है। कब की बात है, 65 मिलियन साल पहले। मतलब कि आज से, इसके बाद क्रीटेशियस युग के अंत में 65 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, डायनासोर की मृत्यु हो गई। यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले। अब किस तरह से इनकी मृत्यु हो जाती है, 6.5 करोड़ वर्ष पहले किस तरह से इनकी मृत्यु होती है, एक थ्योरी है। तो आइए उस थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। थ्योरी को समझेंगे, ध्यान देंगे बोर्ड पर। यह हमारा पृथ्वी है, ठीक है, यह हमारा पृथ्वी है जहां पे डायनासोर रह रहे हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है जहां पे डायनासोर रह रहे हैं। कहीं दूर अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉइड यानी कि एक उल्टा पिंड एक आ रहा था, ठीक है। कहीं दूर अंतरिक्ष से, मान लेते हैं यहां से अंतरिक्ष से क्या आ रहा है, एक उल्का पिंड आ रहा है। अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड आ रहा है जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच बने कुछ एस्टेरॉइड, ठीक है। एस्टेरॉइड के ध्यान देंगे, इसे इमेज के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये आपका मंगल ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, और ये आपका हो गया बृहस्पति ग्रह, ठीक है। ये आपका हो गया बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह। एस्टेरॉइड यहां से आ रहा होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक है। एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड इस तरह से एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। बहुत सारे एस्टेरॉइड इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या लिखेंगे, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। हिंदी में क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह पट्टी। जब ये बड़ा सा एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड थोड़ा सा साइड में बना देते हैं, ठीक है। ये एस्टेरॉइड यहां से आ रहा है, ठीक है। ये एस्टेरॉइड टकराता है किससे, एस्टेरॉइड बेल्ट से। एस्टेरॉइड बेल्ट के एक बड़े से एस्टेरॉइड से ये टकरा जाता है। जो दूर अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉइड आ रहा था,
दूसरे एस्टेरॉइड बेल्ट से ये टकरा जाता है। जैसे ये टकराता है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कहीं और जा रहा था, लेकिन जैसे ये टकराता है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज किस तरफ होता है? पृथ्वी के साइड में, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कहाँ होता है? पृथ्वी की तरफ ये आने लगता है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के पास से गुजरते हुए, ठीक है, चंद्रमा के पास से गुजरते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही उपग्रह प्रवेश करता है, फ्रिक्शन के कारण उसमें जोरदार आग लग जाती है, ठीक है। आग इतना तीव्र होता है, आग से इतना तीव्र प्रकाश निकल रहा होता है, उस टाइम जो भी डायनासोर पृथ्वी पर रह रहे होते हैं वो उन्हें देख करके अंधे हो जाते हैं। आग बहुत ज़्यादा तेज लगी होती है, प्रकाश बहुत तेज उत्पन्न हो रहा होता है। जैसे वो डायनासोर देखते हैं उस प्रकाश की तरफ, उस गोले की तरफ, आग के गोले की तरफ देखते हैं, उनमें से बहुत से डायनासोर अंधे हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जैसे ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है, कहाँ पे आके गिरता है? मेक्सिको की खाड़ी के पास में गिरता है। जैसे ये मेक्सिको की खाड़ी के पास में गिरता है, जैसे पृथ्वी से टकराता है, 11.1 कितना? 11.1 तीव्रता की भूकंप आती है। 11.1 तीव्रता की भूकंप आती है, ठीक है, ध्यान देंगे। 11.1 तीव्रता की भूकंप आती है। ये टकराव इतना जबरदस्त था, इतना जोरदार था कि इसमें 10 हाइड्रोजन बम फूटने जितना ये ताकतवर था। 35,000 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका निकलता है यहाँ से। 35,000 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ से उत्पन्न होता है। 800 किलोमीटर का एरिया, इसके आसपास का जितना भी 800 किलोमीटर का एरिया होता है पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं, ठीक है। एरिया तबाह हो जाता है जैसे टकराता है, ठीक है। फिर पृथ्वी पर भूकंप आता है, सुनामी आते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी फूटने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है आपसे कि पृथ्वी पर जितने भी जीव रह रहे होते हैं उस टाइम पे सारे के सारे पेड़ पौधे सब कुछ तबाह हो जाते हैं। ध्यान देंगे, डायनासोर जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, डायनासोर यहाँ पे बताया था, डायनासोर 3 तरह के थे, ठीक है। एक तो जल में रहने वाले थे आपके, ठीक है। दूसरे एक भूमि पर यानी कि थल में रहने वाले थे, ठीक है, थल पर रहने वाले थे यानी कि भूमि यानी थल पर रहने वाले थे। एक थे नभ में रहने वाले, ठीक है। नभ मतलब आकाश, आकाश में उड़ने वाले थे, आकाश में उड़ने वाले थे, ठीक है। 3 तरह के डायनासोर थे यहाँ पे आपके। जैसे ही सब कुछ भूकंप वगैरह, सुनामी वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह फूटते हैं, जमीन पे रहने वाले और जल पे रहने वाले जीव पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आकाश में उड़ने वाले डायनासोर हो रहे होते हैं वो किसी भी तरह से उन आपदाओं से बच जाते हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी से उल्कापिंड टकराता है, ठीक है, जैसे कि अगर आप बॉल फेंकते हैं नीचे की तरफ, जब आप जोर से बॉल फेंकते हैं तो बॉल ऊपर आता है, ठीक है। उसी तरह से जब ये उल्कापिंड टकराता है तो धूल मिट्टी के कण, कुछ पत्थर, कुछ धातुएं ऊपर की तरफ उड़ती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उछलती हैं और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वापस पूरी पृथ्वी पे आके गिरती हैं। जब वो वापस पृथ्वी पर आकर गिर रही होती हैं तो जितने भी उड़ने वाले डायनासोर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या यहाँ पे सारे जानवर तबाह हो जाते हैं, सबकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है? तो हाँ, लेकिन उसमें से कुछ जानवर जैसे कि कुछ मैमल्स होते हैं प्रमुख 30 किलोग्राम के नीचे वाले, वो बच जाते हैं, ठीक है। कुछ बड़े जानवर भी बचते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद सब कुछ खत्म हो चुका होता है, सब कुछ नष्ट हो चुका होता है, कुछ भी खाने को उनके पास नहीं होता है। तो बड़े जानवर जो होते हैं वो भूख प्यास के कारण उनकी जान चली जाती है। लेकिन जो छोटे जानवर होते हैं, जो छोटे मैमल्स बच जाते हैं 30 किलोग्राम के नीचे के, वो क्या होते हैं, सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। जब सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं वो किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित बचा लेते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब धरती पर सब कुछ सामान्य होता चला जाता है, मतलब कि धीरे धीरे जब धरती पर सब कुछ सामान्य होने लगा, पेड़ पौधे दोबारा से उगने शुरू हुए, ठीक है, तो वो मैमल अपने आप को विकसित करते हैं। और जो यह उल्कापिंड गिरा होता है उसकी रेडिएशन के कारण, वहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैलता है, उसके कारण तरह तरह के और भी जीवों का विकास होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर धीरे धीरे विकास होते हुए बारी आती है मनुष्य के जन्म की, ठीक है, बारी आती है मनुष्य के जन्म की, यानी कि मानव जैसे दिखाई देने वाले बंदर की, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब आगे मैं आपको समझाता हूँ मानव का क्रमिक विकास किस तरह से होता है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ मानव के क्रमिक विकास की, तो मैंने आपको बताया कि कुछ मैमल्स रह गए थे और उनका धीरे धीरे विकास होता गया। उनका जब धीरे धीरे विकास हो रहा था, धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हुए, प्राइमेट्स में। समझेंगे प्राइमेट्स क्या होता है, किस में कन्वर्ट हुए, प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स में, ठीक है।
प्राइमेट्स क्या होता है, प्राइमेट्स का क्या मतलब होता है, प्राइमेट्स का मतलब होता है मानव सदृश वानर, ठीक है, मानव सदृश वानर, मानव सदृश वानर, यानी मानव के जैसा दिखाई देने वाला वानर, ठीक है। और ये बात कब की है, प्राइमेट्स में कब दिखाई दिए, ठीक है, धीरे धीरे इनका विकास जब हुआ, प्राइमेट्स कब दिखाई दिए, तो बात है 80 लाख वर्ष पहले की, ठीक है, 80 लाख वर्ष पहले की। टाइम पीरियड क्या है, 80 लाख वर्ष पहले, 80 लाख वर्ष पहले, ठीक है, 80 लाख वर्ष पहले जब इनका प्राइमेट्स का विकास हुआ, धीरे धीरे जब आइस एज खत्म हुआ, धीरे धीरे मैदान विकास हुए, जब ये इनकी जरूरतें बढ़ती गई तो ये मैदानों पर आए, यानी कि पहले ये पेड़ों पे रहते थे, कहाँ रहते थे, पेड़ों पे, तो ये पेड़ों से नीचे उतरे, ठीक है, क्या हुआ, पेड़ों से नीचे उतर के मैदानों में आए। जब ये मैदानों में आए, इनकी जरूरतें बढ़ती गई, ठीक है, खाना हो गया, पीना हो गया, इनकी जरूरतें बढ़ती हुई, फिर उनका विकास हुआ किसमें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि आज के मतलब आदि मानव के रूप में, ठीक है, किसमें विकास हुआ, आदि मानव के रूप में। जब इन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू किया, उसी को हम आदि मानव कहते हैं, यानी मानव का पूर्वज, ठीक है। ध्यान देंगे 80 लाख वर्ष पहले, ठीक है, कहाँ पे, पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे, अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में दिखाई दिए थे। ये पहले पेड़ों पे रहते थे, पेड़ों से जब इनकी जरूरतें धीरे धीरे बढ़ती गई तो जमीन पे उतरे, जमीन पे उतरने के बाद इन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू किया। इन्हीं 2 पैरों पे चलने का सफर शुरू करता है मानव का क्रमिक विकास, ठीक है, इन्हीं 2 पैरों पे चलने का सफर किसका शुरू करता है, मानव का क्रमिक विकास। फिर किस में आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 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 ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये कब आए, ये कब दिखाई दिए, 40 लाख वर्ष पहले, ठीक है, 40 लाख वर्ष पहले, यानी कि क्या हुआ, प्राइमेट से इन्हें आदि मानव बनने का सफर इनका कितने सालों में पूरा हुआ, 40 लाख वर्ष लग गए इन्हें अपना विकास करने में आदि मानव की तरह, ठीक है, आदि मानव की तरह मतलब ये अपने पैरों पे, यानी कि पहले हाथ और पैर दोनों का यूज करते थे चलने में, पेड़ों पे रहते थे, जब ये जमीन पे आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी अपना विकास किया इन्होंने, 2 पैरों पे इन्होंने चलना शुरू किया। इन्हीं 2 पैरों का चलना शुरू जब इतिहास कहलाता है, क्या इनका, जब ये 2 पैरों पे चलना शुरू किया तो इनका आदि मानव का इतिहास कहलाता है, ठीक है। ध्यान देंगे 2 पैरों पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस चलना शुरू किया, 2 पैरों पर, 2 पैरों पे इन्होंने चलना शुरू कर दिया, ये क्या है, आदि मानव, ठीक है, ये क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, आदि मानव, आदि मानव, यानी कि मनुष्य के पूर्वज, ठीक है। जब आदि मानव धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को और विकास किया, धीरे धीरे जब टाइम पीरियड और बीतता गया, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को विकास किया, और ये क्या कहलाए, होमो हैबिलिस। देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा इनकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये लगभग 4 फीट के हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को और विकास किया होमो हैबिलिस में, किसमें, होमो हैबिलिस में, होमो हैबिलिस में। अगर मैं होमो हैबिलिस की बात करूं, देख रहे हैं यहां पे, ध्यान देंगे इनका हाथ, ये 2 पैरों पे चलना शुरू तो कर दिए थे, लेकिन इनका हाथ देखेंगे फिर भी जमीन की तरफ ही झुका रहता था। यहाँ पे जब ये धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को और ज्यादा विकास किया तो इनके हाथ क्या हो गए, टोटली फ्री हो गए, क्या हो गए, टोटली फ्री हो गए। इन्होंने ही, मैंने आपको बताऊं, इन्होंने ही औजारों यानी कि टूल्स का खोज किया था, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले पत्थरों को टूल्स की यूज में लेना शुरू किया, ठीक है। होमो हैबिलिस के बारे में क्या लिखेंगे, औजार यानी टूल्स यूज करना शुरू किया इन्होंने, ठीक है, टूल्स यूज करना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी क्या होते थे, ये झुक के चलते थे, ठीक है, ये क्या हुआ, झुक के चलते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को और इवॉल्व किया और ज्यादा विकसित किया इन्होंने अपने आप को होमो इरेक्टस में, किसमें, होमो इरेक्टस में। होमो इरेक्टस मतलब ये पूरी तरह से सीधे खड़े होकर चलने लग गए, ठीक है, ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे सीधे खड़े होकर चलने लगे, किसमें, होमो इरेक्टस में, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस क्या हुआ, ये सीधे खड़े होकर के चलना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस के अंदर ही आपने पढ़ा होगा जावा मानव, ठीक है, होमो इरेक्टस के अंदर ही आपने पढ़ा होगा जावा मानव, ठीक है, जावा मानव। 2 कैटेगरी आती है इसमें, जावा मानव और पैकिंग मानव।
पैकिंग जावा मानो और पैकिंग मानो। जावा मानो कहाँ पे मिले, इनके सबूत कहाँ पे मिलते हैं, जावा द्वीप से, ठीक है। और पैकिंग मानो ये चीन, ठीक है। कहा जाता है जावा मानव ने ही आग का आविष्कार, मैंने आपको बताया था ना पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, तो जावा मानव के द्वारा ही आग का आविष्कार किया गया था, ठीक है। जावा मानव के द्वारा ही आग का आविष्कार किया गया। किसका? आग का आविष्कार, आग का आविष्कार, ठीक है। और पैकिंग मानो ने ही बड़े स्तरों पर औजारों यानी कि टूल्स का यूज करना इन्होंने शुरू कर दिया। पैकिंग मानो ने बड़े स्तरों पर किसका? टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया। और होमो इरेक्टस जो कि सीधे चलना वाले मानव होमो इरेक्टस कहलाते हैं। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को और विकास किया, किसमें? निएंडरथाल में, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को निएंडरथाल में विकास किया, किसमें? निएंडरथाल में। और व्यापक स्तर पर, अब मैंने आपको बताया था आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया। और व्यापक स्तर पर अगर मैं बात करूं आग का उपयोग करना किस मानव ने शुरू किया, तो निएंडरथाल थे, ठीक है। कौन थे वो? निएंडरथाल। अगर मैं बात करूं निएंडरथाल की, निएंडरथाल, तो व्यापक स्तरों पर आग का प्रयोग करना किस मानव ने शुरू किया? व्यापक स्तर पर, यानी बहुत बड़ी मात्रा में आग का उपयोग करना किसने शुरू किया? व्यापक स्तर पर किसने शुरू किया आग का यूज करना, आग का प्रयोग? निएंडरथाल मानव ने, ठीक है। निएंडरथाल मानव ने। इतना आपको समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि आदि मानव, कब की बात है? 40 लाख वर्ष पहले की। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को विकसित किया होमो हैबिलस में, ठीक है। होमो हैबिलस क्या हुआ? 2 पैरों पे चलना शुरू कर दिया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। इसने क्या किया? अपने इसके हाथ फ्री हो गए, टोटली इनके हाथ फ्री हो गए और टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस यानी कि ये सीधा चलने लगे। इनमें भी 2 कैटेगरी आते हैं, एक जावा मानव जो कि जावा द्वीप पे इनकी मतलब इनकी खोज हुई है, और पैकिंग मानव जो कि चीन से मिले हैं, ठीक है। जावा मानव ने आग के आविष्कार किया, आग के बारे में जाना, और पैकिंग मानव ने बहुत बड़ी मात्रा में टूल्स का यूज करना इन्होंने शुरू कर दिया। फिर मैंने आपको बताया निएंडरथाल जिन्होंने व्यापक स्तर पर आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को और विकास किया, किसमें? क्रो-मैग्नन में। किसमें विकास किया इन्होंने? क्रो-मैग्नन में। क्रो-मैग्नन में क्या हुआ? इनके दिमाग की बौद्धिक क्षमता जो थी, इन्होंने अपने आप को मतलब मस्तिष्क से इन्होंने बौद्धिक क्षमता इन्होंने अपने आप को विकास किया, ठीक है। इसने क्या किया? अपने आप की बौद्धिक क्षमता इन्होंने बढ़ाया, बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक क्षमता इनकी बढ़ी, ठीक है। अगर मैं बात करूं निएंडरथाल, इनकी जानकारी कहां से मिलती है? जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से। और मैं बात करूं अगर क्रो-मैग्नन की, इनकी जानकारी कहां से मिलती है? फ्रांस से, ठीक है। कहां से? फ्रांस से। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को और ज्यादा विकास किया और किसमें कन्वर्ट हो गया? मॉडर्न मैन, यानी कि आजकल टाइम के मानव की, ठीक है। ये भी मॉडर्न मैन जिनका विकास की अगर मैं बात करूं, ये भी आज का टाइम का पीरियड नहीं है, ये 2 लाख से 3 लाख वर्ष पहले के हैं ये, ठीक है। 2 लाख से 3 लाख वर्ष पहले के मानव हैं ये, ठीक है। जिन्होंने, अगर इसके प्रूफ की बात करूं, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? तो पामीर, ठीक है, पामीर के पठार से इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के मॉडर्न मैन तक का सफर आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, यानी कि आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो कि मैंने आपको कहां से शुरू किया था? ये जो आपका टॉपिक था प्री हिस्टोरिक पीरियड, आपका यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पूरी तरह से आपका कवर कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा।